हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी प्लस रेयरिंग के बारे में। तो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट की प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी और रेयरिंग इस प्रकार है। इट इज़ एन एरोबिक बायोऑक्सीडेशन नॉन थर्मोबोलिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजिशन that depend upon earthworms to fragment, mix and promote microbial activity। किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं ये? अर्थवॉर्म की फ्रैगमेंट, मिक्स एंड प्रमोट माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग में वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सूटेबल अर्थवॉर्म। हमें किस टाइप का हमारे पास जो है 1 से लेके पूरा 10 जो है पॉइंट की प्रोसेस है, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको समझ रहे हैं। सबसे पहले सूटेबल अर्थवॉर्म की selection. The surface dwelling earthworm alone should be used for this. The earthworm which live below the soil is not suitable for वर्मिंग कंपोस्टिंग। जो सॉइल के नीचे होते हैं वो उनको हम नहीं यूज़ करते वर्मिंग कंपोस्टिंग में। अफ्रीकन अर्थवर्म हो गए, रेड वर्म हो गए, कंपोस्टिंग वर्म हो गए, और प्रोमिसिंग वर्म यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन। ऑल द 3 वर्म कैन बी मिक्स टूगेदर फॉर वर्मी कंपोस्टिंग प्रोडक्शन। ये वाले जो हमारे पास 3 आ गए, अर्थवर्म, रेड वर्म और कंपोस्टिंग वर्म, इनको हम यूज़ करते हैं। अफ्रीकन वर्म इज प्रेफर्ड ओवर अदर टू टाइप। अफ्रीकन वर्म को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं अदर टू पे, बिकॉज इट प्रोड्यूस हाई प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड यंग वन इन द कंपोस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर वर्मिंग कंपोस्टिंग प्रोडक्शन। अब साइट की सिलेक्शन करनी है तो वर्मिंग कंपोस्टिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी प्लेस विद शेड, हाई ह्यूमिडिटी एंड कूल। Vacant cattle shed और poultry shed can also be used, ठीक है। A thatch roof may be provided to protect the process from direct sunlight and rain। हम उसको जो है पुराने जो हमारे पास खाली कैटल शेड हो गया, पोल्ट्री शेड हो गया, वहाँ भी लगा सकते हैं, और हम उसके ऊपर जो है रूफ भी दे सकते हैं, थैच रूफ, ताकि हम उसको डायरेक्ट सनलाइट और रेन से बचा सकें। द वेस्ट हीप फॉर बर्मिंग कंपोस्ट प्रोडक्शन शुड बी कवर्ड विद मॉइस्ट गनी बैग्स। हम उसको जो है मॉइस्ट गिनी बैग से कवर कर देंगे, उसके जो अपर सरफेस होगा। कंटेनर्स कौन से होते हैं हमारी वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन में? सिमेंटेड टब को जो है हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसकी हाइट हमें बताई गई है 2.5 फीट, ब्रेथ बताई गई है 3 फीट, लेंथ में भी फिक्स टू एनी लेवल डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रूम। जो बॉटम होता है हमारे टब का वो मेड होता है, उसमें स्लोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ताकि हम जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको ड्रेन आउट कर सके वर्मी कंपोस्ट यूनिट से। वर्मी कंपोस्ट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन वुडन बॉक्स, प्लास्टिक बकेट और एनी कंटेनर विद द ड्रेन होल। उसमें बस ड्रेन होल होना चाहिए ताकि जो हमारे पास वाटर है वो निकल जाए। तो हमारे पास कंटेनर भी हो गया। अगर अगला आता है हमारे पास वर्मी कल्चर बेड। बेडिंग इज एनी मटीरियल दैट प्रोवाइड द वॉर्म विद द रिलेटिव स्टेबल हैबिटेट। वर्मी बेड और वॉर्म बेड कैन बी prepared by placing after sawdust, हस्क और कॉइल वेस्ट। सॉडस्ट होगी हमारे पास, हस्क यानी कि जो जब हम गेहूं वगैरह लगाते हैं तो जो उसका वेस्ट होता है उसको बोलते हैं सॉडस्ट। कॉइल जो हमारे पास कोकोनट के आउटर सरफेस होता है उसको बोलते हैं कॉइल वेस्ट, या फिर शुगर केन के बाहर जो हमारे पास वेजेस बचते हैं उसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज ए बेडिंग मटीरियल। जो हमारे पास बेडिंग मटीरियल होता है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले हाई अब्जॉर्बेंसी। जो हमारा बेडिंग मटीरियल होता है वो उसमें वो एबल होना चाहिए, जो हमारा बेडिंग है वो एबल होना चाहिए absorb and retain water fairly well if the worm are to thrive। तो हमारे पास जो बेड है उसमें इतनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब और रिटेन कर सकें। उसके बाद है गुड बल्किंग पोटेंशियल। जो बल्किंग पोटेंशियल है हमारे मटेरियल का वो भी सच दैट वर्म गेट ऑक्सीजन प्रॉपर्ली टू लिव। वो इतना बल्कि होना चाहिए कि वो ईजिली ऑक्सीजन ले सकें। Different materials affect the overall porosity of the bedding through a variety of factors, include the range of particle size, shape and texture। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जो वर्मिंग कंपोस्ट हैं उसको इफेक्ट करती हैं? तो है पार्टिकल्स का साइज, शेप और टेक्सचर एंड द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ये सब जो हमारे बेडिंग है उसकी हमारे वर्मिंग कंपोस्ट को इफेक्ट करती है। लो प्रोटीन एंड नाइट्रोजन कंटेंट। All through the worm eat their bedding as it break down. It is very important that this is be a slow process। हमारे पास जो है जो हमारे पास जो वर्म्स होंगे वो किसको खाते हैं? अपने बेडिंग्स को खाएंगे, जो उनको बेड बना के देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेडिंग की प्रोसेस है वो स्लो। अगर जो हमारे पास अगर हम उसमें जो है हाई प्रोटीन और नाइट्रोजन का लेवल होगा
तो हमारे पास प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी होगी, ठीक है, रैपिड डिग्रेडेशन हो जाएगी और उससे हीटिंग जो है वो हीट रिलीज होगी, ठीक है, जिससे जो हमारे वॉर्म्स है वो फैटल हो सकते हैं। रेक पेपर और कार्डबोर्ड मेक excellent wedding mainly when combined with farm organic sources such as straw and hay। जो हमारे पास कार्डबोर्ड या पेपर होता है उसको हम जो है उससे हमारे पास एक्सीलेंट बेडिंग बन सकती है जब हम उसको कंबाइन करते हैं ऑर्गेनिक रिसोर्स से। अनदर मटेरियल इन द कैटेगरी इज पेपर मिल स्लज, जो पेपर मिल से स्लज होती है बची हुई, which has the high absorbency and small particle size that so well complemented the high carbon nitrogen ratio and good bulking property of straw, bark, sheep brush और wood shaving। उसके बाद हमारे पास बोला एक और मटेरियल होता है वो पेपर मिल से बचा हुआ मटेरियल। तो उसमें जो पेपर मिल से बचा हुआ मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रॉ होती है, बार्क होती है ट्री की, शिप ब्रश होते हैं या फिर जो वुडन की आउटर जो शेविंग्स होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बेडिंग। उसके बाद होता है वॉर्म फूड, कि हमारे जो वॉर्म है वो खाएंगे क्या। मैन्योर आर द मोस्ट कॉमन यूज वॉर्म फूड स्टॉक विद डेयरी एंड beef manures generally considered the best natural food for आइसेनिया, ठीक है। तो इनके लिए मैन्यूर जो है वो बेस्ट फूड होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर वर्मिंग कंपोस्टिंग एज फॉलो एनिमल डंग, जो कैटल डंग है, शीप डंग है, ठीक है, उसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं, पोल्ट्री गोट डंग ये सब। उसके बाद है एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट में आ जाएगा स्टेम, लीफ, हस्क, पील वेजिटेबल, शुगर केन वेस्ट, बैगेजेस। फॉरेस्ट्री वेस्ट में हमारे पास आएगा डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज वुड चिप्स, सॉडस्ट, पल्प, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट लिटर। सिटी लीफ लिटर में क्या आ जाएगा, लीफ लिटर हो गए, ग्रासेस होगी, मैंगो या ग्वावा के जो आउटर कवरिंग होती है वो। सिटी गार्बेज, हाउस होल्ड और किचन वेस्ट। बायोगैस स्लरी, बायोगैस स्लरी मतलब उसको भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं इफ़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अगर हम उसको एग्रीकल्चर में नहीं यूज़ करें तो हम बायोगैस स्लरी को भी कंपोस्ट के फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग, जैसे बेकरी इंडस्ट्री होगी वहाँ का जो फूड बचा है तो उसको हम जो है वो वर्मी कंपोस्ट को एज ए फूड दे सकते हैं। ये हो गया हमारे पास वर्मी कंपोस्ट का फूड। उसके बाद है सिलेक्शन फॉर वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म है उनकी जो है वो फूड तो हमने देख ली, अब उनको जो है सिलेक्शन करनी है वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन की, हमें वर्मी कंपोस्ट बनाना कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद कैटल डंग, फार्म वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यू, वेजिटेबल मार्केट वेस्ट, फ्लावर मार्केट, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट, fruit market waste and all other biodegradable waste are suitable for vermicomposting production. The cattle dung should be dried in open sunlight before using it for vermicompost production। हम जो है ये सब चीज़ों को जो है वो वर्मिंग कंपोस्ट प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। कैटल डंग को हम जो है पहले क्या करेंगे, उसको ओपन में जो है सनलाइट में उसको सुखाएंगे, थोड़ा सा ड्राई करेंगे और उसको जो है उसके बाद वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन में डालेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो भी हमारे पास अदर वेस्ट है उनको भी इसी प्रोसेस से करेंगे। नेक्स्ट आता है पुटिंग द वेस्ट इन द कंटेनर। अब उस जो भी हमने वेस्ट है उसको कंटेनर में किस तरह से डालना है। द प्री डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल शुड बी मड विथ 30% कैटल डंग आइदर बाय वेट और वॉल्यूम। 30% कैटल डंग के साथ जो है हम उसको मिक्स करना है और ऐड कर देना है। प्री डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल के साथ उसको जो है वो वहाँ पर डाल देना है। द मिक्सड वेस्ट मॉइस्चर लेवल शुड बी मेंटेन एट 60%। द सेलेक्टेड अर्थवॉर्म बी प्लेस यूनिफॉर्मली ऑन द मटेरियल। जो भी मटेरियल सबसे नीचे क्या डालना है हमें, जो भी हमारे पास प्री डाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वो मड करना है 30% कैटल डंग के साथ। उसके बाद हमने उसको जो है मेंटेन करना है 60% मॉइस्चर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने अर्थवॉर्म को डाल देना है, उसके ऊपर रख देना है। बड़ा ये नेसेसरी नहीं है कि हम अर्थवॉर्म को जो है वो सिर्फ इनसाइड द वेस्ट ही डालें, हम उसको ऊपर भी छोड़ सकते हैं, पर ऊपर छोड़ेंगे तो थोड़ा प्रीडेटर से उनको खतरा है, ठीक है। तो हमें उसको जो है थोड़ा सा बीच में रखना होता है। नेक्स्ट है वाटरिंग द वर्मी बेड। अब वाटरिंग है, डेली वाटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वर्मी बेड बट 60% moisture should be maintained through the period. If needed, water should be sprinkled over the bed rather than pouring it। एकदम से एक बाल्टी भर के नहीं फेंक देना हमें, ठीक है, बकेट पूरी हमें उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट, द कंपोस्ट इज रेडी विद द मटीरियल इज मॉडरेटरी लूज पॉड एंड ऑफ डार्क ब्राउन। जब वो डार्क ब्राउन कलर का पोर हो जाएगा, मतलब एकदम से जो हमने डाला था वो पूरा का पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, तो वो उसको हमने जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी ब्लैक ग्रैनुअल लाइट वेट एंड हुमस रिच। द कंपोस्ट शुड बी रेडी एज इंडिकेटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ अर्थवॉर्म कास्टिंग
ऑन द टॉप ऑफ द बेड इन 60 to 90 डे। जब वो टॉप ऑफ द बेड आ जाएंगे 60 to 90 डे, तो हमें पता लग रहा है कि हमारा जो कंपोस्ट है वो रेडी हो जाएगा। और जब वो पाउडरी फॉर्म में आ जाएंगे और डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के हो जाएगा, ठीक है। प्रिक्वेशंस है जिनका हमें जो है वो ध्यान रखना है ड्यूरिंग वर्मी कंपोस्ट मेकिंग। सबसे पहले टेम्परेचर हमें जो 20 to 30 डिग्री होना चाहिए। वर्म शुड नॉट बी इंजरीड ड्यूरिंग हैंडलिंग, जब हम उनको हैंडल करें तो इंजरीड नहीं होने चाहिए। Bats should be protected from predator like red ant, white ant, centipedes, and other like rats, cats, poultry, birds, and even dogs. The organic waste should be free from plastic, chemical, pesticide, and metal, etc. उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास स्टोरिंग एंड पैकिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। लास्ट हमारे पास पॉइंट है कि हम इसको स्टोर कैसे करेंगे। हमने पूरी की पूरी प्रोसेस देख ली। तो स्टोर हम जो है उसको हार्वेस्ट वर्मी कंपोस्ट शुड बी स्टोर इन डार्क कूल प्लेस। मिनिमम जो है 40% मॉइस्चर होना चाहिए। सनलाइट जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर फॉल नहीं होनी चाहिए। इट विल लीड टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट। अगर उस पर डायरेक्ट सनलाइट फॉल होगी तो उससे वो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट कंटेंट उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास अर्थवॉर्म की मेथडोलॉजी और रेयरिंग। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।